Hello, guys, dear students. Welcome to Vidya Bharati Kashi Prant YouTube channel. I am Sanjay Rai from Jwala Devi Saraswati Vidya Mandir Inter College, Civil Lines, Prayagraj. My dear students, आप लोगों का बोर्ड का एग्जामिनेशन शुरू हो गया है और विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल आपके सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर्स आप तक पहुंचा रहा है। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे और साथ ही साथ आप सभी को बोर्ड एग्जामिनेशन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम और हमारी टीम इस बात के लिए कृत संकल्प है कि आप सभी तक आपके मॉडल पेपर, सभी विषयों के मॉडल पेपर्स पहुंचे और इट वुड बी डेफिनेटली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम टू विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल। मैं संजय राय, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, सिविल लाइंस प्रयागराज से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, आई लव वेरी मच टू माय स्टूडेंट्स। हाँ, इसके लिए थोड़ा सा खेद है मुझे। आई एम वेरी सॉरी दैट दिस वीडियो वाज टू बी अपलोडेड yesterday in evening, but it couldn't be possible. So आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। आने वाले 30 मार्च को आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है और ये बोर्ड पेपर का एक मॉडल मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चंस। So first of all, we have to understand, my dear students, that your paper will be classified into 4 parts. पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि पिछले सिलेबस से ये नया सिलेबस क्वाइट डिफरेंट है और इसलिए we have to pay attention towards the classifications of the board papers also. So annual means board examination, model paper, English, class 12th. Now, time is given to you. Time 3 hours 15 minutes. So, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो इंग्लिश को बुक बियर ना बनाएं। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट, यू नो, और इस सब्जेक्ट के लिए ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। पहली बात, इसमें आप 95 to 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं वेरी इजीली। सो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा तरीका, द वेज इन विच यू विल सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले ये जो 3 घंटे 15 मिनट जो है ना बेटा, ये 15 मिनट्स जो है आप लोगों को ये रीडिंग के लिए दिया जाता है ताकि आप सबसे पहले जब आपको पेपर मिलता है तो ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस इन द गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। तो ये इसलिए ये इंडिकेट किया गया है। और इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। इट इज रिटन ऑल्सो। तो जैसा आपको बताया जाता है वैसा आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो ये पेपर आपके लिए बहुत इजी होगा और आप देखेंगे कि आपके परसेंटेज में ये बहुत ग्रोथ ले आएगा। सो ये इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, ए बी सी एंड डी। मैंने पहले ही कहा कि इट इज क्लासिफाइड, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, ए बी सी एंड डी। तो ए सेक्शन जो होता है आपका बेटा वो रीडिंग सेक्शन होता है, बी सेक्शन जो है वो राइटिंग सेक्शन होता है, सी सेक्शन ग्रामर के लिए होता है एंड डी फॉर लिटरेचर। सो एज you all know, A section contains some questions. B section, that the paragraph would be given in A.
The paragraph, a paragraph would be given, and you have to solve those questions which are based on those paragraphs. B, writing section, you have to this is called composition. Also you have to write letter, you have to write report, you have to write article. So that would be given, this sort of questions would be given in section B. And C tends to the grammar, means narration, transformation, syntax, synthesis, passage translation, etc. would be given in section C. And D, it is occupied with the questions from literature, which you have prose, poetry, and short stories. Now, all questions from the 4 sections are compulsory. It is known to all of you that all the questions are compulsory to be solved. Marks are indicated against each question. कितने मार्क्स का कौन सा प्रश्न है ये स्पष्ट रूप से दिया रहेगा, उसके हिसाब से आप करेंगे. रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू आंसर देम. सो बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चंस यू हैव टू रीड द क्वेश्चन पेपर. यही 15 मिनट्स आपके लिए दिया जाता है. और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपको बोर्ड की कॉपी मिलती है तो दोनों तरफ स्केल से हाशिए खींच लें, एक छोटा सा गैप लेकर के, बहुत ज्यादा वो गैप भी नहीं होना चाहिए. और उसके बाद आप लोग जब पूरा पेपर पढ़ लेंगे तो यू विल कम टू नो कि किस क्वेश्चन को हम कितना अच्छा कर सकते हैं. तो जो सबसे पहले आपको ज्यादा अच्छे तरीके से जो आंसर्स आते हैं उसको पहले करें स्पष्ट रूप से. क्वेश्चन नंबर ये या आंसर नंबर 2D ऐसा लिखा होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग सेक्शन. Now, this section A, reading. So, read the following passage carefully and answer the questions that follow. आप देख रहे हैं कि 4 into 3 plus 3 into 1 is equal to 15. Means reading section contains 15 marks. Reading section, section A में 15 marks आपके लिए हैं बच्चों. अब उसमें आप वो जो क्वेश्चंस बेस्ड हैं ये आप देखेंगे नीचे. A 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर B carries 3 marks, C carries 3 marks, D 3 marks, E, F and G ये एक मार्क्स के. So these questions are based on this paragraph. So first of all we have to read carefully this paragraph. As I am making my attempt to read this, try to understand. It is said that everyone lives by selling something. What you can understand by this statement is that teachers live by selling knowledge, philosophers live by selling wisdom, and priests earn their living by selling spiritual comfort. So you just got a sense after reading this sentence. Now, though it may be possible to measure the value of material goods in terms of money, it is extremely difficult to estimate the true value of the services that people performs for us. Second sentence is completed now. Something is changed as paragraph. There are times when we could willingly give everything we possess to save our life, yet we might grudge paying a surgeon a high fee for offering us precisely the same services. The condition of society are such that skills have to be paid for in the same way that goods are paid for at a shop. Full stop. Everyone has something to sell. Now, this paragraph is completed. And while you are reading this paragraph, a sort of imagination comes in your mind that something has been said about the skills, about the goods. इसमें क्या बताया गया है कि हम लोग इस दुनिया में, इसका एक समअप मैं कर रहा हूं, आप माइंड में आप समझिए कि हम लोग इस दुनिया में, इस समाज में कुछ न कुछ बेचते हुए जी रहे हैं.
अपने अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ बेचते हैं, चाहे वो सामान हो चाहे वो स्किल्स हो। एंड स्किल्स तो आप जानते हैं बच्चों, कई तरह की स्किल्स होते हैं, और दैट इज क्लैरिफाइड इन द पैराग्राफ कि टीचर्स क्या स्किल बेचता है, फिलोसफर्स कौन सा स्किल बेचता है, डॉक्टर्स कौन सा स्किल, ईच एंड एवरी पर्सन possess such sort of skills, and those are sold by them. So अब ये आपने पढ़ा, इसको आप अपने हिसाब से इमेजिनेशन से समझेंगे। After that, the question is asked, what does the author mean by the statement everyone has something to sell? ऑथर के कहने का मतलब क्या है कि सभी लोग कुछ ना कुछ बेचते हैं। तो यू हैव टू आंसर that the author means to say that everyone has something to sell. If we are living in the society, we have to sell something, whether that is the skills, whether that is the knowledge, whether that is the goods or everything. So you have to find out the answer in the given paragraph and answer this. Next, how do teachers, philosophers and priests earn their livings? This is the question. So it is vividly explained in the paragraph that you should try to find out the answer in the paragraph only, and try to look that you can understand by this statement is that teachers live by selling knowledge. It is the question number B. So the teachers live by selling knowledge, and the philosophers live by selling wisdom. In the same way, the priests earn their living by selling spiritual comfort. This is the answer, and it is not necessary that you will provide your answer only with the help of this grammatical form. Remember this. If you are able to write it very clear, write it in a better way, then you are free to write this. So you can write it from yourself also, but it is a very easier way to find out the answer in the paragraph. Now see, what do we possess to save our life? This is the question. The answer is given also here. So try to find out all those answers in the paragraphs. What is the synonyms of willingly? Now this question contains 1 marks. What is the synonyms of willingly? इसमें आया है ये willingly. So willingly means क्या होता है आप जानते हो, इच्छा पूर्वक, इच्छा से. So you have to find out the synonyms of willingly. Willingly means knowingly. You can write this. Willingly means knowingly. What is the antonym of wisdom? Stupidity. Wisdom means buddhi. So the antonym, and try to find out what is the question asked. Synonyms पूछ रहा है या antonyms पूछ रहा है, इसको clearly जानना. और ये wisdom का stupidity, and which word in the paragraph second means to the same as goods. Means vividly पूछ रहा है कि पैराग्राफ में goods के साथ कौन सा word compare किया गया है, similarly meaning रखता है. तो you will find it that goods here, read the passage. The condition of society are such that skills have to be paid for in the same way that goods are paid for at a shop. So what is paid? Skills. This skills, ये skills have to be paid for. तो आपका आंसर क्या होगा? Which word in the paragraph second means the same as goods? तो आप लिखेंगे कि skill word is used as goods in the given paragraph. So that is your answer. इस प्रकार से, और आंसर आपका लिखते वक्त आप 1A when it is completed, then you have to write 1B, 1C. तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में बेटा हो, आप लोग बिल्कुल 100% मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं इस तरह से. नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड. Now come to section B, and as I have told you that it is the writing section. So
अभी तो फिलहाल दो ही क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, लेकिन इसके ऑप्शंस भी उपलब्ध होंगे. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. राइजिंग पोल्यूशन, fast and competitive lifestyle, lack of nutritious food, etc., have caused health woes for a large section of our population. Try to understand कि क्या कह रहा है. कह रहा है कि rising pollution, बढ़ता हुआ प्रदूषण, फास्ट एंड कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल, आज की लाइफस्टाइल आप सभी देख रहे हो कि बहुत फास्ट और कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धी हो गया है. लैक ऑफ न्यूट्रिशियस, इसमें और भी क्या है कि न्यूट्रिशियस फूड्स की कमी लोगों के पास, क्योंकि खा ही नहीं पाते, समय रहने के बावजूद भी नहीं खा पाता ये व्यक्ति, क्योंकि इतनी फास्ट लाइफ हो गई है, एक्सेट्रा, और भी चीजें हैं. हैव कॉज्ड हेल्थ वोज, वो स्वास्थ्य की गिरावट का कारण बन रहा है. क्लियर? फॉर अ लार्ज सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन में जनसंख्या, हमारे जनसंख्या में ढेर सारी जनसंख्या के स्वास्थ्य के गिरावट का कारण ये चीजें हैं. क्या? राइजिंग पोल्यूशन, फास्ट एंड कॉम्पिटिटिव लाइफ से. जब आप पढ़ रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, तभी उसके सेंस को ग्रैस्प करने की कोशिश करें, तो सारे आंसर्स खुद ब खुद आपके मस्तिष्क में आ जाएंगे भैया. So, providing healthcare cause to be a charitable and ethical activity. अब इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है बाय मोस्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी. तो चैरिटेबल एंड एथिकल एक्टिविटी हो गया है हेल्थ प्रोवाइड करना. टुडे इट हैज बिकम कॉमर्शियलाइज्ड अ मनी स्पिनिंग बिजनेस. लेकिन ये तो होना चाहिए, चैरिटेबल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, ये मानव मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए, इन सीख को स्प्रेड करने के लिए, इस इंस्ट्रक्शन को स्प्रेड करने. लेकिन होता क्या है कि अब ये कॉमर्शियलाइज्ड हो गया है, व्यापारिक हो गया है, और एक मनी बिजनेस हो गया है. मतलब स्वास्थ्य की शिक्षा देने के लिए भी लोग पैसे लेने लगे हैं. राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 120 to 150 words to the editor of a national daily highlighting the situation. अब इसमें क्या करना है? दिस इज सिंपल आर्टिकल राइटिंग इसको कहते हैं. आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग आपको लिखने के लिए आता है. यही है सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन. तो इसमें आर्टिकल लिखने के लिए ये इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप अपने थोड़े से इमेजिनेशन के साथ अपने मन की बातों को, जैसा मैंने बताया आपको कि ये फास्ट, यहां से देखिए आप, ये राइजिंग पोल्यूशन होता है, इसके बारे में आपको लिखना है. और फास्ट कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल के वजह से, न्यूट्रिशियस फूड के अभाव की वजह से लोग जो नहीं ले पाते, तो हेल्थ में गिरावट आ रही है लोगों के. और फिर इसको, इसके प्रति जो योजनाएं बनती हैं गवर्नमेंट की या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो अच्छी बात है. लेकिन अब इसको कॉमर्शियलाइज्ड कर दिया गया है. इस पर एक आर्टिकल लिखिए, अपने विचार लिखिए एक डेली न्यूज को, ठीक है, नेशनल डेली न्यूज, किसी पेपर के लिए. तो ये एक शॉर्ट एस्से बेटा. आर्टिकल मींस व्हाट. आप पहले भी, ये जो नया परिवर्तन हुआ है सिलेबस में हमारे, उसमें एस्से राइटिंग पहले भी थे आपने, अब आर्टिकल राइटिंग आ गया. तो इट इज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ शॉर्ट एस्से. सो यू हैव टू राइट एन एस्से, सपोज दैट, ये मान करके आप लिखिए. और 120 to 150 वर्ड्स, ध्यान रखें, 120 110 एटलीस्ट एंड 160 70 एट ज्यादा से ज्यादा. और अच्छी खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखें. हाँ, अगर एडिटर का नाम है नेशनल डेली, तो आप इसको राइटिंग स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसा कि आपको लिखना है, तो आप ऊपर से कॉपी में, जैसे टू द एडिटर आपने लिखा, टू द एडिटर, और ये फिर यहां कॉमा किया आपने, और फिर इसके नीचे आप लिखेंगे, जैसे किसी भी न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया आपने लिया, तो यहां लिखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया, और लखनऊ. क्लियर? उसके बाद नीचे अपने विचारों को इस पर आप लिखेंगे कि ये समस्याएं हैं समाज में.
और इसके लिए एक चैरिटेबल प्रयास होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, ये मेरा आग्रह है बस। और नीचे अपना नाम लिख सकते हैं आप लेफ्ट में, ये लेफ्ट में रहेगा, फिर उसके बाद जैसे आपने लिखा फिर लेफ्ट में अपना नाम लिखेंगे। एंड 120 to 150 वर्ड्स। तो ये चीजें हैं। अब चलिए, अच्छा इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन होगा, वो आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यू बॉट अ फ्लैट PQR बिल्डर्स sector 55 Prayagraj within a period of 2 months. You have started facing a lot of problems like sewage in the walls and ceiling, lift getting started, etc. Write a letter of complaint in 120 to 150 words to the works manager. You are Mohan, A9D, Prayagraj apartment. So quite easy. As you आप अक्सर लेटर वगैरह लिखते ही रहे हैं, तो राइटिंग सेक्शन का एक ये भी पार्ट है, आप लेटर लिखेंगे। तो इसमें आप एक फ्लैट खरीदते हैं ये PQR बिल्डर्स से और सेक्टर 5 प्रयागराज में, लेकिन क्या होता है कि विद इन अ पीरियड 2 मंथ्स के अंदर ही क्या होता है कि उसमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करने लगते हैं। स्टार्टेड फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक सीवेज जैसे गंदा नाला जाम हो जा रहा है उसका, इन द वॉल्स एंड सीलिंग नाला जाम हो रहा है। अब सीवेज मीन्स ये भी है कि जैसे छत है, छत और दीवालों से थोड़ा सा पानी रिस रहा है। उसके बाद लिफ्ट गेटिंग स्टार्ट, जैसे लिफ्ट जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है उस फ्लैट में। तो एक लेटर लिखना है वर्किंग मैनेजर को, उसमें सिस्टम होता है। तो जो वर्किंग मैनेजर है, तो यहां ठीक वैसे ही आप लेफ्ट हैंड पे टू द वर्किंग मैनेजर PQR बिल्डर्स सेक्टर 55 प्रयागराज, ये आपने एड्रेस दिया वहां और ये अपनी समस्याओं को उस लेटर में लिखा। तो 120 to 150 वर्ड्स का ये होगा और उसके नीचे फिर लेफ्ट में आप लिखेंगे कि मोहन A9D, ये एड्रेस है प्रयागराज। आप मोहन लिखेंगे, ध्यान देना, क्योंकि आपका नाम कुछ और है, लेकिन इसमें जो दे देता है नाम, उसी नाम को लिखना है, चाहे वो लड़के का नाम हो या लड़की का नाम हो, आपको लिखना वही है। सो दिस इज कंप्लीटेड। सो 20 मार्क्स आर कंटेन्ड इन सेक्शन बी। सेक्शन बी इज कंप्लीटेड। नाउ कम टू सेक्शन सी, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट, it is misprint, translation it should be, grammar and translation. So section C contains some questions based on grammar. As I told you, grammar means syntax, synthesis, transformation, narration, and now translation passages. Passage in Hindi would be given, which should be translated into English. तो चलते हैं, देखिए ये 2-2 मार्क्स के सारी चीजें हैं। आप देखते हैं, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। दिस इज फ्रॉम नरेशन। एज यू नो, नरेशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो जनरली डायरेक्ट स्पीच दिया होता है एंड आपको उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। तो शी सेड आई कॉल्ड ऑन यू द डे बिफोर यस्टरडे। वेरी इजी, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम पूछा जाए। और बेसिकली मुझे जहां तक लगता है कि मैं ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज से हूं। मैंने अपना परिचय दिया था। आई एम संजय राय फ्रॉम ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज। तो हमारे यहाँ के जितने बच्चे हैं, मैं आप लोगों को ये वीडियो डेडिकेट कर रहा हूँ, संप्रेषित कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ के सारे बच्चे बिल्कुल इसको बहुत क्लियरली कर लेते हैं, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को। लेकिन हमारे वो भी स्टूडेंट्स हमें बहुत प्रिय हैं जो विद्या भारती के किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हैं। मैं उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ। तो उनके लिए भी हमको लगता है ये आसान है, थोड़ा सा टफ भी दे सकता है उसमें। तो ये 1-2 शी शेड
कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल। तो आप ने ये देखा, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4(1) और डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। जैसे इसका हुआ सी सेड आई कार्ड ऑन यू, तो क्या हो जाएगा, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सी सेड दैट, चूंकि असर्टिव सेंटेंस है तो दैट सी हैड कॉल्ड ऑन मी द डे बिफोर, यस्टरडे का होता है द प्रीवियस, बिफोर द प्रीवियस डे, इट इज कंप्लीटेड। She said, can you tell me the way to the nearest hotel? And remember, that is assertive sentence, but this one is given, the reported speech is given in interrogative sentence. Okay. So, इसमें if या whether का प्रयोग होता है, as you know very well. तो she said, if you, I में change हो गया। She said का क्या हो गया, asked. She asked if I could tell him the way to the nearest hotel. बहुत इजी है। बी में combine any one set of the sentences as directed within the brackets. स्पष्ट है, आप लोग इसको करते आए हैं, प्री बोर्ड में आप लोगों ने किया है, हाफ ईयरली में किया है, बहुत आसान है आपके लिए। एंड इट इज रिटन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको देखिए कंबाइन एनी, उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या सिंथेसिस से है, ये आप जानते हैं। कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड सिंपल सेंटेंसेस आर यूज्ड। सो उसमें टू और मोर देन टू सेंटेंसेस आर गिवन एंड यू हैव टू कंबाइन द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द रूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस एटसेट्रा। सो आई बॉट अ वॉच, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इट इज अ सेमी स्मार्ट वॉच, दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। और आई लाइक इट वेरी मच, तो इसको आप दो तरह से बना सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल देखिए, आई बॉट अ वॉच विच इज, या ऐसा कीजिए, आई बॉट अ सेमी स्मार्ट वॉच विच आई लाइक वेरी मच, विच से आप इसे जोड़ सकते हैं। या I like very much a semi smart watch which I bought, ऐसा भी कर सकते हैं, कहीं से भी इसको जोड़ सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका बन जाएगा। 2 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स। He invited her to the party, full stop. She didn't come. अब देखिए, इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है बेटा, तो आप लोग इसको बहुत इजीली बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। कंपाउंड में क्या होता है, दोनों कोऑर्डिनेटिव सेंटेंस होते हैं, सबऑर्डिनेट इसमें होता नहीं है। तो बट एंड एटसेट्रा इज यूज्ड। तो ही इनवाइटेड हर टू द पार्टी, एक सेंटेंस, शी डिडंट कम, तो वेरी इजी। ही इनवाइटेड हर टू द पार्टी बट कंजंक्शन लेंगे, शी डिडंट कम, कंपाउंड सेंटेंस आपका बन गया 2 मार्क्स। तो ये दोनों 1 मार्क्स 2 मार्क्स हो गए। नाउ सी, ट्रांसफॉर्म एनी सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन है। हु कॉट द थीफ, वेरी सिंपल, इट इज फ्रॉम वॉइस और the sentence is given in active voice which you have to change into passive one. Passive voice में ये आपको चेंज करना है, who caught the thief, चोर को किसने पकड़ा। तो आप जानते हैं कि जब who से स्टार्ट होता है तो by whom पहले लगाया जाता है, as a rule you all have read it. by whom was, caught है past indefinite tense और past indefinite tense में was या were का प्रयोग होता है, आप जानते हैं। तो by whom was the thief, now subject is the thief, by whom was the thief caught, completed। ये पैसिव वॉइस में बन गया आपका। नो, नेक्स्ट, और लिखते समय आप C1 C2 स्पष्ट लिखेंगे, उसे दर्शाएंगे। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज रेनू, करना क्या है, सुपरलेटिव में। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आप लोगों ने पढ़ा है। और तो नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज रेनू। तो देखते हैं कि ये किस
इस डिग्री में पहले ट्राई टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द गिवन सेंटेंस। सो एंड एज ये किस में लगता है आप जानते हो, ये पॉजिटिव डिग्री में लगता है, और आपको करना किस में है, सुपरलेटिव में। तो क्वाइट ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड, रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। Very easy. Now D. Correct any one of the following sentences. Syntax. आप लोग जानते हैं syntax से ये क्वेश्चन है। Syntax में क्या होता है? To find out the errors in the given sentences. So, obviously there is error something in the given sentence. तो sentence क्या है? He has received a letter yesterday. आप जानते हैं ये किस टेंस में दिया गया है? He has received. Quite easy to understand that the sentence is given in present perfect tense. और जब perfect tense present में है तो yesterday नहीं होगा। क्लियर? तो होगा कब yesterday? जब हम केवल received लेते हैं, has को हटा देते हैं, तो सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में चला जाता है। समझ में आ रहा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो has गलत है। He received a letter yesterday. या कुछ बच्चे ऐसे भी समझ सकते हैं कि he has received a letter, फिर yesterday को हटा देंगे तो भी सही मान्य होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन प्रॉपर वे ये है कि आप yesterday को रहने देंगे और he has received जो है has को रिमूव करेंगे, he received a letter yesterday, ताकि आपको पास्ट इंडेफिनिट में ये ले जाएगा। has कट कर दीजिएगा, ये रिमूव करना होगा आपको, has को रिमूव कर लीजिए। ओके ये ही हैज रिमूव करिए। कट गया। Okay, the sceneries of Kashmir are charming. Next, this question is also from syntax. The sceneries of Kashmir are charming. तो आप देख रहे हैं सीनरीज कश्मीर का दृश्य बहुत ही आकर्षक है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। सीनरीज नहीं होता, आपने पढ़ा होगा रूल्स में, सीनरी होता है और सीनरी के साथ आर लगता है। तो ये क्या हो जाएगा? द सीनरी के साथ आर नहीं लगता है। सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग, इसमें क्या हो जाएगा? सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग। ये आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर D2, इसको आप लिखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट E। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईच द इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स। इसमें इडियम फ्रेजेस दिए गए होते हैं और आपको उसका करेक्ट मीनिंग चूज करना होता है। वो 4 ऑप्शंस आर गिवन फॉर यू एंड यू हैव टू चूज वन करेक्ट ऑप्शन। सो बैग एंड बैगेज, ये बैग एंड बैगेज मीन्स होता क्या है? ऑल द क्लोथिंग्स, या विद इन एनी बिलोंगिंग, या सी लीव एंड डी विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स। तो इसमें करेक्ट होता है बच्चों विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स। बैग एंड कहते हैं लोग बैग एंड बैगेज चले गए,
मतलब सारी सारी चीजों को लेकर, अपने सारे सामान को लेकर के चले गए। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आप लिखते वक्त क्वेश्चन नंबर ई वन और डी लिखेंगे, वन का डी और विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स। करेक्ट आंसर यह है। टू एंड इन स्मोक, इसका मतलब क्या होगा? टू कम टू नथिंग, ए। बी, टू गेन इंपॉर्टेंस। सी, रीच टारगेट। एंड डी, टू प्रेज वन सेल्फ। तो आप जानते हैं कि टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है सब कुछ नष्ट कर देना, है ना। टू कम टू नथिंग, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, टू कम टू नथिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एफ। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड idioms एंड phrases ऑब्लिक फ्रेजल verbs ऑफ द फॉलोइंग sentences। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में जो इडियम फ्रेज को बेस्ट वे में एक्सप्रेस करता है, उस ऑप्शन का चुनाव कीजिए आप। तो फर्स्ट है, इन स्पाइट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ऑल पीस लविंग पीपुल, वर्ड पीस इज स्टिल अ फार क्राई। देखिए, ये बोल्ड लेटर में दिया गया है, फार क्राई मींस, इसको, इसका मीनिंग आपको इन चार ऑप्शंस में सर्च करने हैं। ऑप्शन ए, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ऑप्शन बी, अ लॉन्ग वे ऑफ। ऑप्शन सी, एन इनप्रैक्टिकेबल आइडिया। एंड डी, आउट ऑफ रीच। फार क्राई, फार क्राई मीन्स होता है दूर का, दूर की आवाज जो पहुंच ना पाए। आप पढ़ेंगे, बुक में देखेंगे, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो अ लॉन्ग वे ऑफ, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर एंड यू हैव टू राइट आंसर नंबर एफ वन का क्या होगा? बी। बी लिखेंगे और अ लॉन्ग वे ऑफ पूरा लिख देंगे उसका आंसर, तो दैट वुड बी करेक्ट आंसर। एंड सेकेंड, एफ सेकेंड, Sumit has to look high and low. It is written in bold letters. तो इसका मतलब कि इसका मीनिंग आपको इन चारों ऑप्शंस में ढूंढने हैं। Sumit has to look high and low before he could find his scooter key. अपना स्कूटर का चाबी पाने के पहले सुमित ने क्या किया है? हाई, टू लुक हाई एंड लो, उसने देखा। ऐसे भी सेंस आप अगर लेंगे तो नोवेयर मतलब कहीं नहीं देखा, या ऑलवेज, ऑलवेज कहीं से नहीं आएगा। एवरीवेयर, इट में भी पढ़ते हैं समवेयर, डी। तो हाई एंड लो का मतलब होता है बेटा एवरीवेयर। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वोकैब्स से प्रश्न है आपके लिए, जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो सिनोनिम्स देना है, ध्यान देना। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि सिनोनिम्स की जगह एंटोनिम्स और एंटोनिम्स की जगह सिनोनिम्स दे देते हैं। ध्यान से, आपको सिनोनिम्स मींस समानार्थी, सिमिलर वर्ड्स देने होते हैं। तो किसके सिमिलर वर्ड्स चाहिए? डिलाइट। तो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ डिलाइट की व्हाट इज डिलाइट। डिलाइट मींस क्या होता है? डिलाइट मींस प्रसन्नता होती है, खुशियां होती हैं। तो इसमें ढूंढिए डिलाइट का ऑप्शन कौन सा है? ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मींस त्रासदी होती है, होगा नहीं। डिस्क्लोज बंद करना, सॉरी रिवील करना, डिस्क्लोज मींस नहीं होगा, ऐसे सहायक होना नहीं होगा। प्लेजर, प्लेजर मींस भी होता है सुख, आनंद। तो डिलाइट का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्लेजर। करेक्ट ऑप्शन प्लेजर होगा। डिलाइट का प्लेजर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एच। चूज द, सॉरी, choose the correct antonyms of
ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब क्या है, अब देखिए, अब सिनोनिम्स के बजाय क्या आ गया, एंटोनिम्स। ये भी वोकैबुलरी से क्वेश्चंस हैं आपके। तो इसका विपरीतार्थक शब्द बताना है आपको। जानते हैं एंटोनिम्स मींस, डिस्ट्रेस मींस क्या होता है, डिवाइड, कंफर्ट, क्रेडिट, रिवार्ड। डिस्ट्रेस मींस दुख होता है। सारे भैया बहनों को पहले ही बताया गया था कि आप लोग वो कैप्स अपनी तैयार कर लें। वो कैप्स मींस वर्ड मीनिंग। जिसको वर्ड मीनिंग आता है वो बहुत इजीली सॉल्व कर लेगा, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि डिस्ट्रेस मींस दुख होता है, तो इसका एंटोनिम्स देना है, तो इसका अपोजिट होगा, तो डिवाइड होगा नहीं, क्रेडिट होगा नहीं, रिवार्ड भी नहीं होगा। इसका क्या होगा, कंफर्ट। क्या होगा, कंफर्ट। मतलब डिस्ट्रेस मीन्स और कंफर्ट मीन्स आराम। तो इसका आप लिखेंगे आंसर नंबर H1 का बी और कंफर्ट लिख देंगे, करेक्ट होगा वो। उसके बाद है हेस्ट। तो हेस्ट मीन्स आप जानते हैं क्या होता है, जल्दबाजी। हेस्ट मीन्स जल्दी करना। तो अब स्पीड, तेज, ये होगा नहीं, क्योंकि एंटोनिम्स देना है, ध्यान देना है। क्या देना है, एंटोनिम्स, उल्टा देना है, तो ये नहीं होगा। स्टॉप, रुक जाना, ऐसा भी नहीं होगा। डिले, डिले होगा। हेस्ट मीन्स जल्दी करना, और डिले मीन्स होता है देर करना, लेट करना। तो और हरी मीन्स क्या होता है, फिर जल्दी करना। तो हमको क्या देखना है कि इसमें एंटोनिम कौन सा है, अपोजिट वर्ड कौन सा है, तो वो होगा डिले। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर H सेकेंड का सी, डिले। आगे चलते हैं। आई, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशंस। अब क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी वोकैब्स का एक अंग है। तो ये दिए गए सेंटेंस के लिए कोई एक शब्द लिखना होता है, तो इसमें द साइंस ऑफ अ फ्लाइंग एरोप्लेन, द साइंस ऑफ अ फ्लाइंग एरोप्लेन, इसके लिए कोई एक शब्द देंगे आप। अ पर्सन हु लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। तो एरोप्लेन जो उड़ाई जाती है उसके साइंस को हम क्या नाम देते हैं, और अ पर्सन हु लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ द थिंग, एक व्यक्ति जो हमेशा नकारात्मक पक्ष को देखता है किसी भी चीज को, उसको क्या कहते हैं, ये आपको लिखना है। तो इसमें आप फाइंड आउट कीजिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको डायरेक्ट लिखना होता है। इसमें ये सेकंड वाले के लिए ये साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन जो है, इसके लिए एरोनॉटिक्स होता है वर्ड, एरोनॉटिक्स लिखेंगे। और अ पर्सन हु लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स मींस पेसिमिस्टिक होता है। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट करेंगे, पेसिमिस्टिक एडजेक्टिव हो जाएगा, इसलिए पेसिमिस्ट करेंगे। तो पेसिमिस्ट मीन्स होता ही है अ पर्सन हु लुक्स द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, जो हमेशा किसी भी चीज के नकारात्मक पक्ष को देखता है। इसका अपोजिट भी होता है, द पर्सन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। तो इसके लिए ऑप्टिमिस्ट आता है। बाय द वे आपको मैं बता दे रहा हूं, ये दोनों याद कर लीजिएगा, पेसिमिस्ट हु लुक्स द डार्क साइड ऑफ द थिंग, एंड ऑप्टिमिस्ट वन हु लुक्स द ब्राइट साइड। हमेशा सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, और नकारात्मक सोच वाले को पेसिमिस्ट कहते हैं। और ये द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन एरोनॉटिक्स होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जे, चूज द करेक्ट वर्ड विच विल करेक्टली कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें से आपको एक वर्ड चुनना है, एक सेलेक्ट करना है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करता है, और डॉट डॉट दिया गया है, बीच में गैप है। द गवर्नमेंट डजंट केयर फॉर द डॉट डॉट द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट। अर्थ अगर आप सेंस ग्रेस्प करते हैं सेंटेंस का, तो बहुत इजीली इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये डिसेंट, 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 नन ऑफ दिस। एक्चुअली समथिंग इसमें थोड़ा सा आप डिसेंट मीन्स तो जानते होंगे, लेकिन चूंकि तीनों होमोफोन्स दे दिए गए हैं आपको एक साथ,
तो थोड़ा सा आपको यहाँ केयरफुल होना है। ये डिसेंट, एक डिसेंट मीन्स क्या होता है, वंशज होता है, डिसेंडेंट्स। एक डिसेंट माने एसेंट, डिसेंट चढ़ना उतरना, और ये डिसेंट माने कंसेंट, कंसेंट का डिसेंट, अपना कंसेंट नहीं दिया, डिसेंट। तो ये डिसेंट, नन ऑफ दीज नहीं होगा, इसमें सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। तो द गवर्नमेंट डजंट केयर फॉर द डिसेंट ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट, इसका एक सेंस क्रिएट होता है, जिसका मतलब होता है कि सरकार ने संसद में जो अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं उनकी बातों का ध्यान नहीं दिया, असहमत व्यक्त कर दिया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये डिसेंट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ यू कैन गो टू इलाहाबाद बाय अ शॉर्टर डॉट डॉट डॉट, इसमें दिया हुआ है ये, यानी कि यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। क्या है, यू कैन गो टू इलाहाबाद बाय अ शॉर्टर, आप इलाहाबाद जा सकते हैं शॉर्टर। अब क्या होगा, रूट, लेकिन रूट देखिए, रूट ROOT, रूट मीन्स जड़ होता है, ये तो होगा नहीं जड़। रॉट, ये तो रॉटन होता है, वो सड़न गलन, ये भी नहीं होगा। और रूट ROUTE, और ये है ROUT, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, रूट, रास्ता। तो इसका मतलब यू कैन गो टू इलाहाबाद, आप इलाहाबाद जा सकते हैं एक शॉर्टकट रास्ते से, रूट ROUTE। सो यू विल राइट आंसर नंबर जे, सेकेंड सी, सेकेंड का सी, रूट इज करेक्ट ऑप्शन, ये पूरा लिखेंगे आप। इस तरह से आपका ये 4 क्वेश्चन के बाद ये आता है आपका 5वां, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। तो इसको जो है आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार का हिंदी पैसेज रहेगा आपके लिए, और इसका कोई एक आंसर नहीं होता भैया, सारे भैया बहनों को मैं कहना चाहूंगा, इस ट्रांसलेशन सबसे आसान चीज होती है, क्योंकि एक ही सेंटेंस को कई तरीके से आप बना सकते हैं। इसलिए जब पेपर देने के बाद कुछ भैया बहन बाहर निकलते हैं तो कहते हैं हम तो ये किए हैं, वो भैया तेज है तो उसका सही है तो मेरा गलत है, ऐसा नहीं होता है। इसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहे आप, इसमें जो भी आप लिखते हैं, हाँ ग्रामेटिकल एरर से बचने की कोशिश करेंगे, बाकी भाव की अभिव्यक्ति। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन शब्दों का तो होता ही है, एज वेल एज ये क्या होता है कि सेंस शुड बी ट्रांसलेटेड, इसमें सेंस का ट्रांसलेशन ज्यादा होता है, भाव आने चाहिए आपको। तो जैसे आप देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक ही सेंटेंस इनके लिए इस सेंटेंस के लिए इंग्लिश में बना है, लेकिन आप जो जानते हैं तो उसका, मुंशी प्रेमचंद वाज अ ग्रेट साहित्यकार का ग्रेट लिटरेरी पर्सनालिटी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, उनका जन्म लम्ही नामक ग्राम में हुआ था, तो ही वॉज बॉर्न। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे लिखते हैं ही बॉर्न्स या ही बॉर्न, तो बहुत अर्थ का अनर्थ हो जाता है बच्चों जब आप ही बॉर्न लिख देते हैं। तो बॉर्न के साथ हमेशा वॉज जरूर लगाया जाता है, अगर प्लूरल नंबर है तो वर लगाया जाता है, तो ये ध्यान रहे। अगर आप वॉज नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर होगा, नंबर कटेंगे। तो उनका जन्म लम्ही नामक ग्राम में हुआ था, was born at Lamhi, he was born at Lamhi, है ना। या इसको इस तरह से लिखते हैं कि he was born in the village, he was born at a village called Lamhi, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया, कई तरीके से बना सकते हैं कि he enlightened his name and fame all over the world even after born in a simple family, ये आप कर सकते हैं। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, इसको भी कई तरीके से लिख सकते हैं। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सो
he had the similar command on both the languages Hindi and Urdu. So clear. उपन्यास तथा कहानियां लिखने में वो माहिर थे. तो he was expert in writing novels and stories. ना, और भी कई तरीके से आप लिख सकते हैं इसको. उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है. तो अनोखा वर्णन, यूनिक डिस्क्रिप्शन, यूनिक एक्सप्लेनेशन, जो भी लिखे आप, एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं. तो उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है. तो अ यूनिक डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन इज फाउंड इन हिज नॉवेल्स. सो क्लियर. तो आप लोगों को एक एडवाइस है बच्चों कि ये 5 नंबर का जो आ रहा है इसको बिल्कुल किसी भी हालत में छोड़िएगा मत, एक लाइन भी, क्योंकि इसमें आप जो कुछ भी लिखेंगे उसमें 90% सही होने के चांसेस रहते हैं और मार्क्स आपको फुल मिलते हैं. अब इसके बाद लास्ट में हम लोग चलते हैं सेक्शन डी, लिटरेचर का सेक्शन है ये. इसमें अब आपके प्रोज, पोएट्री और जो स्नैपशॉट वगैरह से जो है क्वेश्चंस हैं. आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच. स्पष्ट है, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 30-30 शब्दों में देने होंगे. एक प्रश्न 4 नंबर का है और दोनों 8 नंबर का. व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल. सबसे पहले आप लोगों के पास अभी 5 दिन का समय है, 4-5 दिन का. आपके लिटरेचर में जो भी पोएम्स हैं, जो भी प्रोज में आप लोगों ने पढ़ा, शॉर्ट स्टोरीज में, उसको एक बार उसका कंसेप्शन क्लियर कर लें कि किस लेसन में कौन सी बात कही गई है, किस घटना का वर्णन किया गया है. इसको जब कर लेंगे तो बहुत इजीली, तो आप ये देख रहे होंगे ये कहां से लिया गया है, ये किस लेसन से ये क्वेश्चन उठाया गया है. तो आप देखते हैं कि विलियम डगलस ने इसे लिखा है और डगलस नाम भी आया है. और ये डीप वाटर नाम का एक लेसन है आप में, वो वहां से लिया गया है, डीप वाटर. तो जब आप डीप वाटर की पूरी थीम जानेंगे, सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेसन, ऑफ द पोएम, ऑफ द स्टोरी, देन यू कैन राइट दिस इजीली. तो जब डगलस को एक हट्टा कट्ठा बालक आता है, जब ये तैरना सीखते रहते हैं, तो आकर अचानक पुल में ड्रॉप कर देता है हंसी हंसी में. और पुल जो है 8-10 फीट पुल मीन्स तालाब, वो चला जब जाता है डूबता हुआ उसमें, तो उस समय डगलस के यानी कि राइटर के मन में जो कह रहा है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशन, इमोशंस मीन्स भावनाएं. तो सीरीज माने एक सीरीज, कई तरह की बातों को वो सोचता है. तो वो क्या सोचता है, और फियर्स माने डर, तो वो कैसे भयभीत होता है. वो पहले तो सोचता है ना कि मैं जाऊंगा तो आफ्टर गोइंग टू द बॉटम ऑफ द पूल आई विल पुश माई सेल्फ फ्रॉम द लेग्स. अब जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो याद होगा आपको, वहां एक बार पढ़ करके उसी को नरेट कर देना है, वो 30 वर्ड. उसके बाद वाई वॉज एल्डा हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर. अब ये कहां से है, सबसे पहले यू हैव टू नो द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द लेसन्स. तो ये लिया गया है आपका द रैट ट्रैप से. तो आप रैट ट्रैप की कहानी जानते हैं, तो उसमें जो पेडलर होता है वो गिफ्ट दे जाता है उसको लास्ट में, जहां उसका लड़की एडला और उसके पिता उसको बहुत उसकी मेजबानी करते हैं, और वो अपना नेचर उसका चेंज हो जाता है, हार्ट मेल्ट हो जाता है, और वो चोरी का काम छोड़ देता है. इसको आपको लिखना है. और व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड व्हाई. ये ऑब्वियसली कहां से लिया गया, इंडिगो लेसन है, नील. तो वो चंपारण जिले की कहानी है, वो आपने पढ़ा है. तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स रेंट में क्या चाहते थे, जो बटाएदार थे, यहाँ के किसान थे, और उन्होंने फिर क्या चाहा, कैसे, व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड व्हाई, उसके स्थान पर क्या चाहते थे, इसका आंसर करना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड ईच. Why was it so difficult for the teacher to leave his school? Now again you are must to remember the name of
of the lesson from which this question is selected. तो ये दिस इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट लेसन, लेकिन नाम इसका अपोजिट है, द लास्ट लेसन। एक नाम है जो पहला ही लेसन है आपका, तो उसमें मिस्टर हैमेल इज द टीचर। एंड व्हाई सो डिफिकल्ट, हैमेल को वो स्कूल छोड़ने में परेशानी महसूस हो रही थी, कठिनाई महसूस हो रही थी, ऐसा क्यों, ये आप लिखेंगे। उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है और किसी एक को या तो ये करेंगे या फिर हाउ डज द पेडलर इंटरप्रेट द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी सोन बाय द क्राफ्टर द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। पेडलर जो जाता है, ये फिर कहां से आ गया, रैट ट्रैप से। तो रैट ट्रैप में पेडलर जो जाता है और उनकी हॉस्पिटैलिटी को देख करके मूव हो जाता है, उसका हृदय जो है द्रवित होता है और वो अपना चोरी का विचार छोड़ देता है, गिफ्ट के रूप में जो चोरी किया होता है वो भी छोड़ के आता है। यही कहानी आपको लिख देनी है आंसर के रूप में। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो ऑन फॉलोज। अब इसमें ये पोयम है जो कि आपको पोयम दिया होगा और उसको जो है पढ़ के आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। तो जरा देखेंगे पोयम क्या है। ये पोयम है On shore, scream walls, donation Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, belled, flowery, Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its words. तो ये आपने देखा कि आप now you have to find out the name of the poem from where this extract is taken. तो जब आप ये पढ़ लेना, ये एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम यहां से लिया गया है। तो अब इसमें देखेंगे व्हाट आर द टू थिंग्स दैट शो अ सिविलाइज्ड रेस। एक सिविलाइज्ड रेस को दिखाने वाली दो चीजें कौन सी दिखाई गई हैं इसमें, तो ये शेक्सपियर से हेड और क्लाउडलेस एट डॉन और सिविलाइज्ड डोम, ये सब उसी को दिखाते हैं। ये आंसर होगा आपका। और आंसर बिल्कुल 3 दो आंसर देने हैं आपको। सॉरी, रीड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो, सॉरी, तो दो नंबर के तीनों हैं, तो बहुत शॉर्ट आंसर आप दीजिएगा इसको। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द टिरोलिस वैली, टिरोलिस वैली की स्पेशलिटी क्या है, एंड फिगर ऑफ स्पीच विच इज यूज्ड इन द लाइन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। इसमें पर्सोनिफिकेशन है। मैं अपने बच्चों को ज्वाला देवी इंटर कॉलेज में तो मैं बताया हूं, और भी भैया बहन जानते होंगे, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूपी बोर्ड्स टू द स्टूडेंट्स। उसमें है शैम्पू का फार्मूला मैंने दिया है, तो थोड़ा सा फिगर्स ऑफ स्पीच आप देख लेंगे एंड उसके आइडेंटिफिकेशंस जान लेंगे, डेफिनेशंस जान लेंगे, तो यू कैन अंडरस्टैंड इजिली दैट दिस इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, बिल्कुल इजी है। इट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच abstract notions are inanimate objects are personified as having life, है ना। तो ये आप पढ़े होंगे, तो इसमें personification है। Now question number 9, give the central idea of any one of the following poems. It is very easy. If you are able to understand the subject matter, the theme of the poem, then you can present or write it very easily. अब आप My Mother at 66, very easy to understand. This is the name of the poem composed by Kamala Das. And Kamala Das किसके बारे में लिखती हैं उसमें, अपने माँ के बारे में लिखती हैं, when she was driving to Cochin, and what sort of the condition she observes about her mother, that is written. So you have to central idea में मैंने बार बार बताया है आपको कि उसमें समरी लिख दिया जाता है पोएम का, तो वो बहुत इजीली आप लेगा। थिंग ऑफ ब्यूटी, दिस इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट्स, जॉन कीट्स। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, उसको आप पढ़ेंगे और उसके कंसेप्ट को लिख देंगे। इस तरह से आप 2-4 पोएम का सेंट्रल आइडिया जरूर याद कर लेना, ये पूरे 4 मार्क्स कैरी करते हैं आपके लिए बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच। 2 प्रश्नों के उत्तर 30-30 शब्दों में देने हैं, 4-4 नंबर के हैं। तो हाउ डिड द महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। अब ये महाराजा वर्ड कहां से आया,
द किंग टाइगर, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो अपने किंगडम को, अपने राज्य को रिटेन करने के लिए क्या किया, वो जो अंग्रेज अधिकारी आया था और उनसे परमिशन सीख किया था, उन्होंने नहीं दिया, फिर बाद में क्या किया, उन्होंने अंगूठी बनवा करके उनकी मैडम को भेजवा, उसको आप जान लेंगे सब्जेक्ट में, उसको बना, उसी को आप अपने भाषा में लिख देंगे, वो क्लियर है। हु इज जो, हाउ डिड शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग। जो लड़की जो है, वाई, एक लेसन है आप में, वाई शुड विजार्ड हिट मम्मी, वहां से लिया गया है। तो वो अपने पिता के कहानी जो कहते हैं उसके पिताजी, तो कैसा रिएक्ट करती है, तो उसका सब्जेक्ट मैटर आप देखेंगे, जान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्वालिटी ऑफ मिस्टर लैम अट्रैक्टेड डेरी टुवर्ड्स हिम। लैम की कौन सी क्वालिटी डेरी को आकर्षित करती है। इस प्रकार से दो आप इसमें करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन बेटा, ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम आई वांट टू shorten the video. Answer any one of the following question in about 60 words. 11वां नंबर का प्रश्न है, 7 नंबर का आता है ये। हाउ डज मिस्टर डॉक्टर सदाउज ह्यूमैनिटी गेट विक्ट्री ओवर ऑल अदर फैक्टर्स। ये लिया कहां से गया है। डॉक्टर सदाओ इज द कैरेक्टर, यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम एनिमी, द एनिमी लेसन, द नेम ऑफ द लेसन इज एनिमी। तो एनिमी में डॉक्टर सदाओ जो इनके अंदर की मानवता है वो किस तरह से विजयी हो जाती है, इनकी मानवता प्रिवेल ओवर करती है किस पर, ऑल फैक्टर्स। एक्चुअली होता क्या है उसमें, एनिमी में क्या है कि वो अपने शत्रु देश का एक सिपाही का इलाज करते हैं डॉक्टर सदाओ, जबकि नहीं करना चाहिए था, बिकॉज वो जानते थे कि आई शुड बी डिक्लेयर्ड ट्रेटर। इसके बाद भी चूंकि मानवता उनके ऊपर हावी होती है और वो करते हैं। इसी को आपको लिखना है कि किस तरह से, किन बातों से, और ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड। तो टाइगर किंग, द नेम ऑफ द लेसन टाइगर किंग, द टाइटल ऑफ द लेसन यही है। और टाइगर किंग का एक कैरेक्टर स्केच मीन्स चरित्र चित्रण, उसकी मेरिट्स, उसकी डीमेरिट्स क्या क्या है, ये सब आपको एक उसके बारे में लिखना है, उस किंग के बारे में। सो दिस इज द end of the question paper, and I hope you all will be benefited by this. I would be highly grateful to all my all the members of my team, and एक बार फिर से विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को मैं संजय राय, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज, हम सभी लोगों की तरफ से आप लोगों को आगामी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी भैया बहन अपना द बेस्ट परफॉर्म करें, और बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, डियर लर्नर्स, डियर रीडर्स। थैंक यू सो मच।